इमरान खान साहब बार बार 2 महीनों का जिक्र क्यों कर रहे हैं और ये क्यों कह रहे हैं कि दिसंबर के अंदर गवर्नमेंट हमारी आ रही है और आप देखिएगा कि पाकिस्तान तब्दील होगा, और बल्कि अपने लीडर से कह रहे हैं, अपने वर्कर से कह रहे हैं कि तैयारी कर लें। क्या वाकई 2 महीने बाद पाकिस्तान के अंदर कुछ होने वाला है? और साथ साथ इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ा होने वाला है। क्या वाकई कोई बहुत बड़ा होने वाला है? ये आज के वीलॉग में हम पूरी तफसील के साथ आपके सामने ये रखेंगे। लेकिन वीलॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यही वो सपोर्ट है, यही वो फेवर है जो आप हमारी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़ारूक अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, इमरान खान साहब वो लीडर हैं कि जिनका कॉन्फिडेंस लेवल कम ही नहीं होता। जब भी कोई जेल में होगा, बुरे हालात में होगा, तो हमेशा लो कॉन्फिडेंस में होता है या बुरे हालात में होता है। उसकी बातों से ऐसे झलकता है कि जैसे वो थक गया है, जैसे वो परेशान है। लेकिन खान साहब कुछ बात ही ऐसी कर देते हैं कि दूसरे परेशान हो जाते हैं। अब उन्होंने कह दिया जी कि 2 महीने में इलेक्शन होने वाले हैं, आप तैयारी कर लें। एक तो ये इलेक्शन कैसे हो सकते हैं, इसकी पूरे टॉपिक को हम आपको डिटेल से बताएंगे। और दूसरा, इमरान खान साहब ने कहा है कि कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। इसके पीछे क्या थ्योरी है, क्या स्टोरी है, ये आपको बताते हैं। अब ये बड़ा तो वाकई होने वाला है, क्योंकि इस किस्म के हालात जब फ़र्क होते हैं तो वो अनयूजुअल होते हैं और उनका जो वे आउट होता है वो भी अनयूजुअल होता है। ये एक नॉर्मल किस्म के हालात नहीं है। अब आप हालात देखें कि अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान फंसा हुआ है बुरी तरह, और वहाँ पे टीटीपी है और जो पाकिस्तान के अपने लोग हैं जिन्होंने एक तहरीक तालिबान पाकिस्तान बनाई, और उसके बाद वो अफ़गानिस्तान चले गए, तो वहाँ पे जाकर छुप के बैठ गए थे। और उस वक्त उन्हें एंगेज करने की कोशिश की थी जनरल फैज़ हमीद साहब ने, और बड़ा उन्होंने वहाँ पे एक्टिविटी की। फिर तालिबान जो वहाँ पे रजीम आई, उसमें जनरल फैज़ हमीद साहब का बड़ा किरदार था, बड़ा हाथ था। और यही वो कमज़ोरी थी उस वक्त जनरल बाजवा साहब की कि अगर वो जनरल फैज़ हमीद को पुल आउट करते तो अफ़गानिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा था, कोई उस वक्त तैयार नहीं था कोई और जनरल जो उसकी जगह लगाया जाए और वो मामलात को सेटल कर सके। तो उस वक्त सब कुछ वो था। और अब जो है वो सारा जो मलबा है वो पाकिस्तान के ऊपर गिर रहा है, क्योंकि वहाँ पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान और तहरीक तालिबान दोनों मिल गई हुई हैं और इंडिया की तरफ से उनको स्पॉन्सरशिप मिल रही है और धड़ाधड़ उनको असला दिया जा रहा है, धड़ाधड़ उनको सैटेलाइट सपोर्ट दी जा रही है, धड़ाधड़ उन्हें पाकिस्तान के अंदर जो उनके अपने एजेंट्स हैं उनके साथ एक्सेस दी जा रही है। और उन सब का मकसद जो है वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन जो है पाकिस्तान की, उनको हदफ बनाना है और वो पाकिस्तान को डैमेज करना चाहते हैं। तो एक सूरत हाल ये है, और उसके बारे में पाकिस्तान के पास मुकम्मल इंफॉर्मेशन है हमारे इदारों के पास कि वहाँ पे कौन क्या कर रहा है, किस वक्त कर रहा है। और दूसरी पाकिस्तान के अंदर की सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा गंभीर है। और यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर की सूरत हाल में 3 चीज़ें बड़ी नोटेबल हैं जिसको देखना बहुत ज़रूरी है। एक तो यहाँ हमारी इकॉनमी बहुत ज़्यादा फ्राजाइल है। SIFC जो है वो को बहुत बड़ा डेंट नहीं डाल सकी, को बहुत बड़ा कमाल नहीं कर सके। हमने सोचा था कि बिजली के मामलात हम दुरुस्त कर लेंगे, लेकिन वो दुरुस्त नहीं हो रहे। FBR के बारे में हम सब का ख्याल था कि वो कहीं ना कहीं एक्टिव हो जाएगा और वो टैक्स कलेक्शन पाकिस्तान की बेहतर हो जाएगी, वहाँ पे गवर्नमेंट मार खा गई। फिर इसके साथ साथ आप IMF को देख लें। IMF के साथ पाकिस्तान की अरेंजमेंट हुई है, लेकिन जिस तरह उसने टाइट कर दिया इस पेज को, मेरा नहीं ख्याल कि पेज बचेगा, पेज टूट जाएगा इस तरह। और थोड़ा सा अगर उन्होंने मज़ीद इस गरारी को टाइट किया तो पाकिस्तान की चीखें निकल जाएंगी, क्योंकि आप आवाम देखें इस वक्त भी सड़कों के ऊपर है। बिजली के जो बिल है फ़र्क कोई बंदा नहीं दे सकता। आप प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछ के नीचे तक किसी बंदे के पास चले जाए, मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी अपने बिजली के बिल की वजह से इस पर परेशान होंगे। गो उनका बिल जो है वो ख़ुद उन्होंने देना, या उनकी कंपनी देगी, या फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस से आएगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर वो बिल देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। मुझे एक मिनिस्टर साहब हैं, पहले रहे हैं मिनिस्टर साहब, लेकिन बड़े नोटेबल हैं, बड़े समझदार आदमी, और इस वक्त उन्होंने IPPS का इशू भी उठाया हुआ है। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे मैनेजर ने मुझे फ़ोन करके कहा कि सर 10 लाख रुपए का बिल आ गया बिजली का, तो इसका अब हम क्या करेंगे। तो मैंने कहा कि नहीं यार, तुम्हें फ़िगर में गलती होगी, 10 लाख नहीं हो सकता, तुम ज़रा चेक करो। उसने कहा सर मैं फ़िगर्स चेक कर लिया, बल्कि आपको बिल भेज रहा हूँ। साथ उन्होंने तस्वीर खींच के मुझे बिल भेज दिया। कहने मैं बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि मेरा तो पूरा सिस्टम सोलर पे होने के बावजूद मेरे घर का जो बिल है 10 लाख आ गया, और अल्टीमेटली मुझे पे करना पड़ गया। और ये बड़ा अमीर आदमी है, और जो मिनिस्टर है उसकी ये सूरत हाल है सारी। इसके अलावा जो बाकी मिनिस्टर्स हैं ये तो अपने बिलों की बात ही नहीं कर रहे आपके साथ, क्योंकि चीखें इनकी भी निकल गई हैं। और फिर पब्लिक देख लें, यहाँ पे जो पब्लिक बाहर बैठी हुई है जो चीखों पुकार कर रही है, वो बड़ी हैरानकुन और बल्कि खौफनाक किस्म की सूरत हाल है, गवर्नमेंट के गले पड़ी हुई है सूरत हाल। तो अब आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो माशी तौर पे पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं,
IMF ने हमें टाइट कर दिया हुआ है, और साथ साथ बिजली और जो सारा टैक्सेस का मामला है वो भी आपके सामने है। और फिर मियाँ शहबाज शरीफ साहब की जो गवर्नमेंट है वो मांगे ताकि की गवर्नमेंट है, उसकी टांगे नहीं है इस गवर्नमेंट की। उसकी वजह यह है कि ये लोग हारे हुए हैं, ये बात दुरुस्त है, हार गए थे, लेकिन इनको लकड़ी की टांगे दे के इनको खड़ा किया हुआ है कि आप गवर्नमेंट बनाएं और चलाएं, और इनको पता है कि किसी वक्त भी अगर टांगे स्लिप हो गई तो हम निकल जाएंगे और पाकिस्तान के अंदर हमारे पास जगह नहीं बचेगी। तो और इस चीज़ से ब्यूरोक्रेसी भी वाकफ़ है, लिहाजा ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब के कंट्रोल में नहीं है। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब थोड़ा सा दबाव डालते हैं तो ब्यूरोक्रेट कहता है जी मेरा तबादला कर दें या मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ। तो जिसके ऊपर भी देखते हैं, जैसे कि आपको पता है FBR का जो पिछला चेयरमैन था, तो जब उनके ऊपर प्रेशर डाला तो उसने कहा जी मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ, वो कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट लेके वो चले गए। अब उनकी जगह राशिद लंगड़ियार साहब आ गए, बड़े मंजे हुए वो ब्यूरोक्रेट हैं, लेकिन उन्होंने पहली मरतबा FBR का काम उन्होंने करना है। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि एक एफिशिएंट सेक्रेटरी, इसमें कोई शक नहीं है, और मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ पोजीशनों में रहे हैं, और मियाँ शहबाज शरीफ साहब का बड़ा इत्मीनान उन्हें हासिल है। लेकिन FBR एक बड़ा डिफ़िकल्ट एक और टेक्निकल सा इदारा है। जब वो यहाँ पे आएंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो यकीन करें 2-2.5 साल चाहिए होते हैं FBR के चेयरमैन को मामलात को समझने के लिए। आप इस वक्त किसी कस्टम ऑफिसर को या ऐसा ऑफिसर को जो कस्टम के अंदर आया और तरक्की कर करके वो 20वें या 21वें ग्रेड पर पहुँच गया, उसको फ़ोन करके ये कहें कि ये गाड़ी है और ये मैंने इंपोर्ट करनी है जापान से, तो इसके ऊपर कितनी ड्यूटी लगेगी, आप यकीन करें कि वो फौरी तौर पर जवाब नहीं दे सकेगा। वो कहेगा जी आप मुझे टाइम दें और मैं इसके ऊपर कैलकुलेशन करके बताता हूँ। फिर वो पूरे डिपार्टमेंट को बिठाएगा और 8-10 लोग वहाँ पे बैठ के उसके सारी चीज़ें निकाल के फिर उसका फ़ैसला करके फिर आपको बताएंगे, और फिर भी उसके अंदर कहीं ना कहीं फ्ला रह जाएगा। और ये इतना टेक्निकल काम है। जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, फिर ये जो टैक्स की अपीलें हैं बहुत ज़्यादा, वो ये टेक्निकल 2500 अरब रुपया ऐसा है कि जो अपीलों की वजह से आज तक स्टेट रिकवर नहीं कर सकी, और टेक्निकल काम है सारा। तो राशिद लंगड़ियार साहब जो हैं एफिशिएंट होने के बावजूद उनके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होगा कि वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें और फौरी तौर पे वो इसका कोई रिज़ल्ट भी दे सकें। तो एक इशू जो है वो इकॉनमी, दूसरा इशू जो है वो गवर्नमेंट है जिसकी कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है, और तीसरा इशू जो है वो IMF है। ये पाकिस्तान के अंदर की सूरत हाल है। और फिर उसके साथ साथ अगर आप इमरान खान साहब को देखें तो इमरान खान साहब गले पड़े हुए हैं, और कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब शिफ्ट करते रहते हैं, उनका माइंड को स्टेबल माइंड नहीं है उनकी। अगर आप गुफ्तगू देखें तो आपको बड़ी हैरत होती है कि ये किस ख्वाब में है, ये किस नींद के अंदर बैठे हुए हैं, या ये क्या सोच रहे हैं, चाहते क्या हैं, कोई बिल्कुल आउट ऑफ माइंड लगता है बाजू का चीज़ें। लेकिन इसके बावजूद गले पड़े हुए हैं, वो ना स्टेट को हिलने दे रहे हैं ना गवर्नमेंट को हिलने दे रहे हैं, और पब्लिक जो है उनके साथ है, गो पब्लिक सहमी हुई है, वो सड़कों पे नहीं आ रही। पंजाब से बंदा कोई नहीं निकला देखें, जिसको कहते हैं कुस्का नहीं पंजाबी है, लेकिन वोट उन्होंने दिए। और आज इमरान खान साहब बाहर आ जाएं तो पब्लिक को अपने साथ मिला लेंगे। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर इसको सेटल करने के लिए को बड़ा वाक़या होना ज़रूरी है, क्योंकि ये अनयूजुअल सूरत हाल है, इसके लिए अनयूजुअल सोल्यूशन ही होगा। और कोई बड़ा वाक़या जो है वही या पाकिस्तान को डीरेल कर देगा या पाकिस्तान को स्टेबल कर देगा। और वो बड़े वाक़यात क्या क्या हो सकते हैं, अल्लाह ना करे कि कोई बड़ी शख्सियत दुनिया से रुखसत हो जाए, क्योंकि वो बड़ा खौफनाक किस्म का फिनामना होगा। लेकिन उससे पहले आपको याद होगा कि एक मरतबा जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी दी गई थी तो कोई एक बड़ा वाक़या था, और उस वाक़े ने उस वक्त थोड़ी सी स्टेबिलिटी भी क्रिएट की थी, लेकिन पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया था, और आज तक उसके इफ़ेक्ट्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। तो कोई ऐसा वाक़या बड़ा नहीं होना चाहिए कि जिससे पाकिस्तान डीरेल हो जाए। अब एक ऑप्शन है जो इमरान खान साहब के अंदर है, वही उनका ख्याल ये है कि पब्लिक बाहर आ जाएगी। जब पब्लिक बाहर आ जाएगी तो उसके बाद फिर ये सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि जब पब्लिक बाहर आ गई फ़र्क, और तो उसका सबसे ज़्यादा नुकसान तो इस सिस्टम को होगा, और इमरान खान साहब जो हैं वो बेनिफिशरी होंगे इसी सिस्टम के। इमरान खान साहब ऐसे तो नहीं कि कायदे इंकलाब हैं कि लोग हर चीज़ को तोड़ के फोड़ के फ़र्क करके तो इमरान खान साहब को बादशाह बना देंगे, सर के ऊपर ताज रख देंगे। उन्हें जब भी प्राइम मिनिस्टर बनना है तो सिस्टम के अंदर से बनना है। तो जब सिस्टम ही नहीं रहेगा तो फिर इमरान खान साहब कैसे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? लेकिन अगर इलेक्शन नहीं होता तो कैसे? अभी मियाँ शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं ना इस वक्त, जैसे भी तैसे भी ये सिस्टम बना है या उनकी गवर्नमेंट बनी है तो सिस्टम से ही आई ना। उन्होंने इलेक्शन तो लड़ा है ना जी, चलें उनको 22 सीटें हैं या 17 सीटें हैं या उनकी 66 सीटें हैं या 80 सीटें हैं, लेकिन इसके बावजूद वो सिस्टम से हो के वो प्राइम मिनिस्टर बने। तो इमरान खान साहब ने भी अगर प्राइम मिनिस्टर बनना तो सिस्टम के अंदर से ही आएंगे ना, वो सिस्टम के बाहर रह के कैसे प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? तो जब पब्लिक आएगी
तो सबसे पहले सिस्टम को ब्रेक करेगी। तो जब सिस्टम को ब्रेक कर देगी तो फिर इमरान खान साहब के पल्ले क्या पड़ेगा, उनके हाथ क्या आएगा। तो इमरान खान साहब को ये गलत फहमी है कि यहाँ को बड़ा होगा तो उसका फ़ायदा इमरान खान साहब को होगा। पाकिस्तान अनारकी का शिकार हो जाएगा और पाकिस्तान टूटना शुरू कर देगा, खुदा न खास्ता। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बड़ा वाक़या जो वो पाकिस्तान के अंदर हम अफोर्ड कर सकते हैं। तो इस चीज़ से तो इमरान खान साहब को निकलना चाहिए। बाकी वो जो 2 महीने का लारा है ना, उसकी 2 वजूहात है। एक तो ये है कि इमरान खान साहब इस टाइप का दावा करके अपनी पार्टी को यूनाइट रखते हैं। उन्हें ये है, ख़तरा है कि कहीं लोग निकलना ना शुरू हो जाएं, तो लोगों को उनका मोराल को कायम रखने के लिए इमरान खान साहब इस किस्म की बातें करते हैं। दूसरी बात, उन्होंने अपनी सारी उम्मीदें चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से लगाई हुई हैं। उनका ख्याल ये है कि काजी फायजी साहब फ़ारिग हो जाएंगे, वो रिटायर हो जाएंगे और उसके बाद मंसूर अली शाह साहब आ जाएंगे। लेकिन वो ये फरामोश कर बैठते हैं कि गवर्नमेंट के पास अभी भी एक ऑप्शन मौजूद है, और वो ऑप्शन ये है कि वो तमाम सरकारी मुलाजमीन की जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें इजाफा कर दें। गवर्नमेंट ने एक बिल बना के रखा हुआ है कि सारे सरकारी मुलाजमीन जो उन सब की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल का इजाफा कर दिया जाए। अच्छा। और अगर ये 3 साल का इजाफा हो जाता है, और ये होगा सब के लिए, और उसमें चीफ जस्टिस हजरात भी, जजेस हजरात भी होंगे, तमाम ब्यूरोक्रेट्स भी, उनकी रिटायरमेंट की एज इस वक्त जो है वो है 60 साल, तो उनकी 63 साल हो जाएगी। और जो आर्मी चीफ हजरात हैं या जो 4 स्टार जनरल्स हैं, उनकी मुद्दत मुलाजमत में 3 साल का इजाफा हो जाएगा। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो जो जनरल आसम मनीर साहब हैं, उनको एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं रहेगी, ऑटोमेटिकली वो ऑटोमेटिक हो जाएंगे। और तमाम ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने रजिस्ट करना है इसको, उन सबको भी फ़ायदा हो जाएगा कि उन सबको बैठे बैठे जो है 3 साल और मिल गए। और जो 22वें ग्रेड में आए हुए हैं उन सबको 3 साल मिल जाए तो और क्या चाहिए। क्योंकि 22वें ग्रेड में पहुंच के किसी के पास 6 महीने होते हैं, किसी के पास साल होता है, किसी के पास 8 महीने होते हैं। बड़े कम लोग होते हैं जिन्हें 2-3 साल मिलते हैं, बिल्कुल। उस वक्त तक बुजुर्ग हो गए होते हैं, तो उनको बैठे बैठे 3 साल और मिल जाएंगे। और सब जो जजेस हैं उसमें सिर्फ काजी फायजी साहब को फ़ायदा नहीं होगा, तमाम जजेस को फ़ायदा हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को नुकसान होगा कि वो फौरी तौर पे चीफ जस्टिस नहीं बन सकेंगे, लेकिन जो बाकी जजेस हैं उन सबको फ़ायदा हो जाएगा। तो कौन रजिस्ट करेगा। तो गवर्नमेंट ने एक प्लान बना के रखा हुआ है, और वो प्लान किसी वक्त भी एक्टिव हो सकता है। और अगर वो एक्टिव हो गया तो फिर ये 2 महीने वाली थ्योरी इमरान खान साहब की बकौल शेर अफजल मरवर साहब बढ़ जाएगी। ठीक, फिर इसका कुछ नहीं निकलेगा सारा। और फिर बाकी ये है कि एक उनको उम्मीद है कि जस्टिस मंसूर अली शाह अगर आ गए तो हमें रिलीफ मिल जाएगा। ये उनकी गलत फहमी है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बड़े कानून पसंद आदमी हैं और वो मामलात को सेटल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अदालतें काम करें। उनको अंदाज़ा है कि पाकिस्तान के अंदर बहरान है, और अगर अदालतों ने कुछ गलत फ़ैसले करने शुरू कर दिए तो इससे बहरान में इजाफा होगा, फ़ायदा कोई नहीं होगा। जब पाकिस्तान मेल्ट डाउन हो जाएगा तो अदालत कैसे बचेगी। तो ये इमरान खान साहब को गलत फहमी है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आके इन्हीं को सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। वो कहेंगे निकालें जी फॉर्म 45, निकालें जी फॉर्म 47 और फ़ारिग करें जी इनको, लाएँ जी इलेक्शन कमीशन को, चेंज करें जी इनको, और वो इलेक्शन कमीशन लगा दें जो इमरान खान साहब की पसंद का है, और चलें जी नए इलेक्शन करवाएं इलेक्शन। ये उनको गलत फहमी है कि मंसूर अली शाह साहब आते ही ये सारे काम शुरू कर देंगे, जबकि उन्हें तो उन 58,000 केसेस का फ़ैसला करना है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है। तो इमरान खान साहब की गलत उम्मीद है कि 2 महीने बाद कुछ हो रहा है, 2 महीने बाद कुछ भी नहीं हो रहा फ़र्क। और दूसरा जो उनका ख्याल है ना कि यहाँ को बड़ा होने वाला है, मेरा ख्याल है अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए। पाकिस्तान इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के अंदर को बड़ा हो। ठीक है। चौधरी साहब, इसी ख़तरनाक सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ इमरान खान साहब के हवाले से। आपने जो पूरी सिचुएशन बताई है कि हमें बैरूनी ताकतों से भी प्रॉब्लम है, हमारे अंदर भी मुल्क में एक इंतशारी टोला या बहुत सारे टोले इस तरह के काम कर रहे हैं जो मुल्क को तरक्की होता देखना नहीं चाहते। इसी सारी सिचुएशन में जहाँ शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं और उनकी गवर्नमेंट चल रही है, चाहे हम उसे लूली लंगड़ी गवर्नमेंट कहें या जैसे भी कहें, अगर खान साहब को रिप्लेस कर दिया जाए, डायरेक्टली बिठा दिया जाता है शहबाज शरीफ साहब की जगह पे इस वक्त, तो उनकी परफॉर्मेंस क्या होगी, संभाल सकते हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई वाक़या हो सकता है कि फौरी तौर पे इमरान खान साहब को बिठा दिया जाए, और अगर बिठा भी दिया जाए तो वो मुल्क को चला सके। उनके पास टीम ही नहीं है, कैपेबिलिटीज़ की बात है, टीम नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। क्योंकि जब उन्हें बिठाया गया था और फुल सपोर्ट थी फ़ौज की, और एक ऐसा पेज था जिसके ऊपर वाकई दोनों बल्कि तीनों एक पेज पे थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनके साथ, बल्कि सारी अदलिया उनके साथ, और फिर साथ अफवाज पाकिस्तान उनके साथ, और तीसरा इमरान खान साहब खुद, सब कुछ ही उनके पास था। लेकिन वो 3-3.5 साल के अंदर कुछ नहीं कर सके आपके सामने, और इस वक्त उनके पास टीम ही नहीं है। तो टीम कहाँ से आएगी? क्या ये ज़िम्मेदारी भी जनरल आसम मनीर साहब की होगी
कि वो एक्सपर्ट्स ला के इमरान खान साहब को दें और उनका दुपट्टा जो पार्टी का उनके गले में डाल के कहेंगे लें जी अब आप इनसे काम लें। और इमरान खान साहब काम क्या लें कि उनको खुद काम नहीं आता। सिर्फ नारों से मुल्क तो नहीं चल सकेगा जी, दावों से तो मुल्क नहीं चल सकेगा, आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। तो टीम तो आपके पास है नहीं, तो कैसे परफॉर्म करेंगे। ये जो गवर्नमेंट है इसके पास बड़ी तगड़ी टीम है, इसके पास ब्यूरोक्रेसी की टीम है और बाकी इनके पास पुराने मिनिस्टर्स हैं, 6-6 मरतबा वजीर बने हुए हैं, जिनको सारे सिस्टम का पता है। ये परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो इमरान खान साहब नए लोगों को कैसे परफॉर्म करवाएंगे। फिर शेर अफजल मरवत साहब आके तो रोज़ टिकटॉक ही बनाएंगे और उसी से परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, तो वो मुमकिन नहीं होगा। तो दूसरा ये है कि एक जो मुझे ख़तरा है कि पाकिस्तान की जो सूरत हाल है इसको अगर किसी ने बढ़ावा देना हो तो बड़ा आइडियल टाइम है, बाहर से कोई भी साजिश करके किसी भी के ऊपर असैसिनेशन अटैम्प्ट कर दें और खुदा ना खास्ता यहाँ पे कोई लाश गिर जाती है तो पाकिस्तान के तो टुकड़े हो जाएंगे। तो इस वक्त बड़ी सेंसिटिव सूरत हाल है और इस सेंसिटिव सूरत हाल में सबको अपने हार्सेस को होल्ड करना पड़ेगा और आग बुझानी पड़ेगी। आग नहीं बुझती तो फ़र्क बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो जाएंगे, सबको अंदाज़ा ही नहीं है कि पाकिस्तान की किस नहज पे पहुंच गया होगा। शौहब साहब, इमरान खान साहब ने 2013 के इलेक्शन के बाद एक इंटरनेशनल जरीदे को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि अगर मैं जीत जाता तो मेरे पास तो टीम ही नहीं थी। टीम ही नहीं थी। नूर साहब का क्वेश्चन है जी, नूर साहब सवाल करते हैं, बहुत ही गाढ़ी उर्दू में उन्होंने सवाल किया है लेकिन हम थोड़ा सा आसान करके उसे पेश कर रहे हैं। नूर साहब कहते हैं जी कि जो माफ़ी इमरान खान साहब मांग रहे हैं कि ये मेरी शराइत हैं, ये इन शराइत के बगैर गैर मशरूत माफ़ी कब होने जा रही? मेरा ख्याल है किसी वक्त भी हो जाएगी, क्योंकि इमरान खान साहब को महसूस हो रहा है कि काम ख़राब हो गया और अल्टीमेटली मुझे इसको सेटल करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं उनको कहा जा रहा है कि जनाब आप सेटल करो, और ये उनकी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। ये याद रखो, पार्टी का बड़ा प्रेशर है इमरान खान साहब के ऊपर कि आप ये क्या कर रहे हैं, सेटल करें। और खैबर पख्तूनख्वा की जो लीडरशिप है उसका ज़्यादा प्रेशर है इमरान खान साहब पे। वो ये कहते हैं सर हमें सूबा मिला है 3री मरतबा, और अगर हम इस बार परफॉर्म नहीं करेंगे और इसी बक में पड़े रहेंगे तो हम तो यहाँ से भी मार खा जाएंगे। तो अल्लाह का वास्ता है को मेहरबानी करें, हमें कुछ स्पेस दें ताकि हम वहाँ पे काम कर सकें। और फिर इधर से भी उन्होंने कहा जी हमने इस्तीफ़ा दिया था ना पार्लियामेंट से, तो अल्टीमेटली हमें क्या करना पड़ा, ख्वार हो के उससे आधी सीटें लेके हम दोबारा वापस आएँ, तो कुछ दिन तो हमें यहाँ पे गुजारने थे। तो वो प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो इमरान खान साहब किसी वक्त भी ये कह के कि मैं कौम के वसीतर मफाद में ये महसूस करता हूँ कि अगर मेरी माफ़ी मांगने से पाकिस्तान का भला हो जाता है तो ले जी मैं माफ़ी मांग देता हूँ, ये ले। तो इमरान खान साहब इस तरह करके ना तो अपनी जान छुड़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगला सवाल ये है कि क्या उन्हें माफ़ी मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। ठीक नाज़रीन, आपने आज का व्लॉग देखा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।